अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आई गेस जितने लोगों ने आना था आगे। तो ओके, सो सबसे पहले जैसे लास्ट मंडेज को भी हम लोग यही देख रहे थे कि पहले हम लोग टाइपिंग स्पीड की बात कर रहे थे। सो आप में से कितने लोगों ने टाइपिंग स्पीड अपनी लाइक प्रैक्टिस की है एंड व्हाट इज देयर रीसेंट स्कोर इन टाइपिंग इन वर्ड पर मिनट? सो मैम महानूर, कैन यू शेयर द फॉर्म ताकि सब पार्टिसिपेंट्स अपनी अपडेट शेयर कर सकें उसमें। ओके, यस, मैम महानूर ने ये फॉर्म शेयर किया। सो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू फिल इट और अपनी अपडेट काइंडली इसमें शेयर करें। जी, सब पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। रेज योर हैंड अगर आपने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया। ओके, सो एवरीवन, आपने सबमिट करवा दिया फॉर्म या कोई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा इस पे? ऑलराइट, दैट्स फाइन। चलो, इट्स गुड कि दो पार्टिसिपेंट्स ने कर दिया है। लेट मी डू दैट टू। आई एम आल्सो डूइंग इट। ओके, सो मेरा भी यही था कि मैंने कुछ मंथ्स पहले टाइपिंग लाइक कहने के 2-3 मंथ्स पहले ही टच टाइपिंग प्रॉपरली रेगुलरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं भी लाइक अपने कहने के 2 फिंगर से ज़्यादा टाइपिंग कर रही होती थी। सो आई हैव गॉट समथिंग लाइक 34% with 97% एक्यूरेसी। व्हेन आई गेट टू 40 वर्ड पर मिनट तो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाती है मेरी, थोड़ी सी ना, लाइक अराउंड 80 तक चले जाती है। सो द गुड वन इज सो फार इज 34 वर्ड पर मिनट फॉर मी, एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू सी के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे 100 को भी टच कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। Yes, around 60, 80, 70 is this is very good. Like your guys are practicing it. So keep on doing it. Of course, touch tapping improves your efficiency, like exponentially, I believe. क्योंकि मुझे ये याद है कि जब मैंने आइल्स का राइटिंग टेस्ट दिया था, so I was getting stuck between like touch typing and thinking my idea because I was really poor at it. तो उससे भी somehow जब अपने टाइपिंग बेस्ड टेस्ट देना है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि एट दैट टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग इन एग्जाम हॉल आई वाज थिंकिंग आई विश आई कुड हैव 100 वर्ड पर मिनट।
so that I would have done that writing section without any hassle. So ये एक चीज़ definitely impact करती है इस तरह के soft skills. All right, then I think we have spent some few minutes on it. तो अब इसको यहीं पे मैं स्टॉप करते हैं और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एज पर द गिटहब सिलेबस हम जो फॉलो कर रहे हैं. तो आज ओके ओके सो यस इट्स माय बैड. मुझे ये शुरू में ही शेयर कर देना चाहिए था. लाइक ओके सो मंकी टाइप पे जाके आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस करनी है. वो टेस्ट देना है वर्ड वर्ड का. लेट मी शेयर दैट लिंक एज वेल. ठीक है, तो ये मंकी टाइप की वेबसाइट है. हम लोग आईकॉन ग्रुप पे यही यूज़ करते हैं. जिससे हम ये टेस्ट दे के बता रहे थे कि हमारी कितनी वर्ड पर मिनट की है. सो यू डोंट हैव टू रीटेक द टेस्ट, वो भी उसमें पता चल जाता है. तो वन टाइम में आपकी कितनी आती है एक्यूरेसी और कितनी स्पीड आती है. एट फर्स्ट व्हेन यू आर लर्निंग टेस्ट टाइपिंग योर फोकस शुड बी एक्यूरेसी rather देन स्पीड. स्पीड खुद ही आ जाएगी जब आपकी एक्यूरेसी सही होगी, उसमें एक्यूरेसी 100% के करीब होगी. तो स्पीड लेटर ऑन अचीव करना विल नॉट बी एन इशू. मेक श्योर कि आप जब टेस्ट टाइपिंग कर रहे हैं यू डोंट हैव टू, यू आर नॉट सपोज टू कीप एन आई ऑन द कीबोर्ड, राइट. आपको टच टाइपिंग का मतलब ये है कि आप बगैर कीबोर्ड को देखें विद using your senses of fingers you are actually doing good with the keyboard, right. You're playing with the keyboard with the 10 fingers, utilizing out of the 10 fingers. So make sure you are doing it. और ओके सो और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए लर्निंग के लिए जो बहुत से लाइक typing.com है. इसके अलावा टाइपिंग मास्टर के नाम से है. बहुत सारी ऐसी वो हैं वेबसाइट्स वगैरह जहाँ से आप बिगनर फ्रेंडली लाइक वो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए टच टाइपिंग लर्निंग के लिए ये सारी वेबसाइट्स हैं. सो यू कैन गो थ्रू दोज वेबसाइट्स एज वेल. So I will also share back. In fact, Slack पे काफ़ी दफ़ा मल्टीपल शेयर हो चुकी हैं, but I will also share those websites for those who are new with us ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें स्टार्ट अपने. Alright, with that said, let's just start today's topic. ओके सो हम लोगों ने मशीन लर्निंग में नेक्स्ट आगे क्योंकि प्री प्रोसेसिंग हम देख रहे थे लास्ट टाइम, तो अब नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करनी थी आज. ओके सो अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं लाइक what is standardization or what is normalization? तो can anyone tell me about it? क्योंकि हमारे पास कुछ पहले से participants भी हैं which I know okay they know this concept very well. So can they add something? Okay. So Sir Zulfikar, can you tell कि ये स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हम क्यों उन्हें अप्लाई करते हैं? तो बिल्कुल मैं हाँ. मैं तो फिर और कोई रिप्लाई करे मैं आपको भी रिप्लाई करता हूँ ठीक है
जी। मैं आपको ना जस्ट थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूँ तो ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम. Okay, so actually on the side, I'm also installing a lot of extensions as well because half my data is lost. So yep, I'm working on it as well on the side. Okay, so ये normalization की चने मैं बात करती हूँ first of all कि normalization क्या है टेक्निक और standardization क्या टेक्निक है. अब असल में होता ही है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं जो कि ये assume करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? जी मैम, थोड़ा सा मैं बता दूँ. जी जी मैं बस बिल्कुल. थोड़ा सा सॉरी, मैं वो चीज़ें सेट कर रहा था. अच्छा, कोई नॉर्मलाइजेशन. एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज, ये पता नहीं, मैं समझा था कि नॉर्मलाइजेशन तो कुछ और डिफरेंट चीज़ है. तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस तरह से होता है कि मैं अब थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाता. जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैं फिर आपको ना फर्दर एक्सप्लेन भी करता हूँ. तो अच्छा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसका ग्राफ बनता है. अगर ग्राफ बेल शेप बन जाए, जैसे कि पुराने जमाने में ना बेल होती थी, घंटी होती थी, उस शेप की बेल बेल बन जाए, या एक तरह से यूं कह लें कि एक हिल बन जाए, पहाड़ी सी बन जाए, और वो पहाड़ी इस तरह से हो जैसे, यस थैंक यू सो मच, तो इस तरह की शेप बन जाए, इसको बोलते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें जो होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर जहां पर ये चोटी बनी हुई है, उससे अगर नीचे एक लाइन खींचे, तो वो लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो हमारा मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही जगह पर होते हैं. और अगर आप इसमें जो अगर आप इसमें मैं लाइन ड्रॉ कर, यस, इस लाइन को ये आप देखें, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बिल्कुल एक जैसा ग्राफ है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ. ये सिमेट्रिकल है. तो दोबारा बताता हूँ कि इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन आपने खींची है, ये लाइन जहां पर कट कर रही है, कहां पर, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, वो मीन, मीडियन, मोड तीनों इसकी एक ही जगह पर होती है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड एक जगह पर नहीं होता, डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें एक ही जगह पर होता है. तीनों तीनों की वैल्यू एक ही आती है, तो ये सिमेट्रिकल होती है. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ये बन जाए, तो ये फिर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्डाइजेशन का. तो देखिए, आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, किसी एक डेटा लिया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो वो इस तरह की शेप आई. तो सपोज लोगों की एजेस हैं, हमने एज का ग्राफ बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो ये आ गया. एक और था, उनका लोगों का वेट है, उनका जो वेट है, वेट का बनाया, तो उसका भी इस तरह से आ गया. तो हमारे पास मल्टीपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है डेटा की. अब उसमें होता क्या है कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो डिफरेंट होता है. अब सपोज ये जो ग्राफ हमारे सामने बना है, सपोज इसका जो बीच में जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज वहां मीन 10. अब इस तरह एक और बनाएंगे, हो सकता है वहां मीन 20 आ जाए. एक और बनाए तो उसका मीन कुछ और आ जाए, डिफरेंट मीन्स होते हैं. तो हम फिर क्या करते हैं कि हम इसको जो डेटा है, इसको कन्वर्ट करते हैं. एक रूल, देयर इज ए रूल, वो हम रूल आप पढ़ेंगे. उस रूल से जब कन्वर्ट करते हैं, तो फिर जब दोबारा ग्राफ बनाते हैं, तो वो फिर बेल शेप बनता है. अब वो जो बेल शेप वाला ग्राफ जो दोबारा बनता है, उसमें क्या होता है, सार जितने भी ग्राफ होंगे सबका मीन जीरो आएगा उसमें. तो जब सबका मीन एक हो जाता है, तो उसको कंपेयर करना आसान हो जाता है. तो इसको इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमने उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया है. शेप दोनों केसेस में स्टैंडर्डाइजेशन से पहले और स्टैंडर्डाइजेशन के बाद शेप उसकी सेम होती है, उसमें चेंज कुछ नहीं आता. सिर्फ क्या होता है कि सबका जो मीन है वो जीरो पे आ जाता है, और यूं हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाता है. फिर इसमें एक और कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी सेम हो जाता है. तो यूं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन सबका सेम जब हो जाता है, तो फिर हमें कंपैरिजन करने में आसानी होती है. तो वो जो कंपैरिजन हम करेंगे वो बिल्कुल ठीक
मतलब वैलिड कंपैरिजन होगा। अगर पहले कंपैरिजन करेंगे तो सब कहेंगे मेरा मीन तो 10 था, उसका मीन तो 20 है, ये आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो जस्टिफाई नहीं करता। सो दैट्स व्हाई वी यूज स्टैंडर्डाइजेशन। मैम, एम आई राइट? ओके, यस, थैंक यू फॉर रेटिंग। ओके, सो एक दो और चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट एलेबोरेट कर दिया। सो यस, अभी यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी। यस, सिक्यूनेस भी यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी किसी ने यूज़ किया मैसेजेस में, कि विच इज़ नॉट स्क्यूड फ्रॉम मीन। यस, तो स्क्यूनेस के भी एक टर्मिनोलॉजी, लाइक लेट्स जस्ट डिस्कस इट एज वेल, कि जब हम कहते हैं कि वो सेंटर से लाइक इस तरह से आई हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, या मतलब बिल्कुल ही राइट साइड पे है, या मतलब या ये जो कर्व है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इस तरह से है, तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड है। ठीक है, यानी इन द सेंटर में नहीं है ये जो कर्व है, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है इसमें, तो इसमें स्क्यूनेस भी आ सकती है। तो वो लेटर ऑन हम उसको भी देखते हैं कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर स्क्यूड है डाटा। यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, सो यस, यूजली इट इज सिमेट्रिकल, इट इज लाइक के दोनों इक्वल, जो हम हाफ में कट करेंगे तो इक्वल, जो मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, इक्वल हाफ्स जो होंगे। ठीक है, तो इसलिए वी विल से इट सिमेट्रिकल। ठीक, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है कि कॉन्टिन्यूस जो फीचर्स हैं उनको नॉर्मल रेंज में, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आ रहे थे, सर्टेन रेंज में ले आते हैं वैल्यूज़ को, जैसे -1 से 1 में या 0 से 1 में। ठीक है, इस रेंज में वैल्यूज़ को ले आते हैं। जैसे उसने एग्जांपल यहाँ पे दी है एक्स और वाई की, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो उसने सिंपली एक डाटा फ्रेम यहाँ पे बनाया हुआ है इसके लिए एज और वेट का, राइट। तो इस पे जब बेसिकली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हुई हुई है, ठीक, तो कुछ इस तरह से फार्मूला यूज हुआ है जिसमें मीन मैक्स स्केलिंग है बेसिकली यहाँ पे हुई हुई। ठीक है, तो मीन मैक्स स्केलिंग से क्या मुराद है, कि उसने यहाँ पे उसके जो वैल्यू थी इंडिविजुअली उसको मिनिमम से माइनस किया और डिवाइड किया मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। सो ये फार्मूला अप्लाई करके उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया नॉर्मलाइजेशन में, हम लोग यूजली उसमें साइकिट प्लान की ही लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक्स और वाई मैंने वेरिएबल मशीन लर्निंग में हम लोग ये चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग पे डिस्कस की थी। इफ आई नॉट डिस्कस इट आई विल रिवाइज इट के हम लोग उसमें जैसे एक टारगेट वेरिएबल होता है, ठीक है, फीचर्स देते हैं, टारगेट वेरिएबल होता है जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट करवाना होता है, और हम फीचर्स एक्स एक्स वैल्यूज वेरिएबल्स दे रहे हैं इसको। ठीक है, जो कि इनपुट डाटा है। ठीक है, और उस बेस पे हम लोगों ने जो वाई होगा जो कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट करवा रहे हैं उसको वहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो जब हमने इनको लाइक नॉर्मलाइज करवाना है तो उसके लिए सिंपली साइकिट रन की प्री प्रोसेसिंग से मॉड्यूल से लाइक हम नॉर्मलाइजर को इंपोर्ट करेंगे। ठीक, और उसको फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक्स वेरिएबल्स को फिटिंग फिटिंग करवाई है पहले, और फिर उसके बाद ट्रांसफर। फिटिंग का क्या मतलब होता है, व्हेन वी डू फिटिंग इट इज लाइक वी आर ट्रेनिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल और फंक्शन विद ऑन इट, राइट। ठीक, तो वो उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्म हुआ है। नॉर्मली हम लोग एक्स वेरिएबल को फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, वाई को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, बट हियर इट हैज़ यूज्ड बोथ ऑफ, इट हैज़ अप्लाइड ऑन बोथ। सो दैट्स आल्सो फाइन फॉर लर्निंग कि उसने फिट ट्रांसफॉर्म दोनों को किया, पहले फिट करवा दिया नॉर्मलाइजर से और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजर को जो ये फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ था उसने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया था। कॉल करवाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को, तो उसने यहाँ पे इसे ट्रांसफॉर्म करवा दिया, अप्लाई करवा दिया इस वाई पे। सो अब आप देखें तो वैल्यूज में क्या डिफरेंस आया। पहले वैल्यूज थी कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे जो एज है वो 5 से 100 तक है, और जो वेट है वो 5 से 130 तक है। ठीक, लेकिन अब अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया है तो अब देखें तो कुछ 0 से 1 तक के दरमियान में वैल्यूज लग रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.3 तक है, 0 पॉइंट, और यहाँ पे भी 0.01 से समथिंग लाइक के मैक्सिमम ज़्यादा ये 0.36 तक गई हुई है। तो अब इन दोनों की रेंज भी आपस में 0.01
और से 0.3, यानी कंपेरेबल है दोनों एक्स और वाई की एज और वेट की राइट। तो समहाउ एक सिमिलर रेंज में इसका डाटा आ गया अब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद। सो इसके बाद एक तो ये कि नॉर्मलाइज जब हम करते हैं डाटा को, तो इससे हमारी जो मॉडल की लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है। और इसके अलावा न्यूमेरिकल ओवरफ्लो जो है उससे भी अवॉइड करते हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास फर्ज करें कि एक ऐसा डाटा सेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं एग्जांपल मतलब मुझे इसमें एक बहुत अच्छी लगती है कि इसमें हाउस प्रिडिक्शन की प्राइस की दी होती है एग्जांपल कि नंबर ऑफ रूम्स। अब मैं डाटा सेट है जिसमें मैं नंबर ऑफ रूम्स देख रही हूँ कितने हैं मतलब, और उस बेस पे मैं प्राइस प्रिडिक्ट कर रही हूँ किसी भी हाउस की। ठीक है। तो इसमें ऑफ कोर्स और मैं नंबर ऑफ रूम्स की बेस पे अगर प्राइस प्रिडिक्ट करी, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स दिस इज वाई। अब इसमें हो क्या रहा है कि रूम्स की तादाद कितनी हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा 5 होगी, 6 होगी, 10 हो जाएगी उसका उस हाउस की। ठीक है। तो उसमें प्राइस कितनी होगी, इट कुड वेरी लाइक इट कैन बी फ्रॉम इट कैन बी इन मिलियंस राइट। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यूज जा रही होंगी, ज़्यादा जीरोस हैं, मैग्नीट्यूड कहीं ज़्यादा है इससे। ठीक है। तो उसका नतीजा क्या होगा कि इट विल समहाउ कंफ्यूज द मशीन लर्निंग मॉडल्स लाइक कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स इसकी मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से जो है वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, एंड दे विल सी लाइक कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड की रेंज ज़्यादा है शायद ये फीचर या ये पर्टिकुलर वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे तो हम इसको एज अ टारगेट ले रहे हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि हम इसमें कोई और ऐसे फीचर्स ऐड कर दें और आपस में उनका जब दे रहे हो तो वो ट्रेनिंग में उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें। ठीक है। तो जो सा मैग्नीट्यूड ज्यादा है पेरेंट भी समझेगा कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इसमें वैल्यूज की मैग्नीट्यूड 2 से लेकर 7 तक ही है, इसमें बिलियंस में जा रहा है, तो शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है, वेरिएबल है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट हम इस पे नॉर्मलाइजेशन जब अप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज को एक ही रेंज में मतलब कर देगा, 0 से 1 या 1 से 2 जो भी रेंज बनती है। ठीक है। उसमें एक स्पेसिफिक रेंज में जैसे हमने ऊपर देखा कि वैल्यूज आ रही हैं। तो इससे अब ऐसे मॉडल्स जो कि इस मैग्नीट्यूड से इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। ठीक है। तो उनके लिए वर्क करना अब आसान हो गया, उनकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद वो जो एफिशिएंसी एक्यूरेसी जो वैल्यू होगी वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी। तो हम देखेंगे कौन से मॉडल्स हैं वो अभी उस पर बात करते हैं डिटेल में। सो अब नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। जैसे सर ने बताया था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन 0 के अराउंड और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के अराउंड होती है। यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं पेयर शिफ्ट कर तो ये मैक्स ये जिसमें यहाँ पे मीन 0 होगा। ठीक है। और जो इसके अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बी लाइक के ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस है इसमें। ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। तो अब हम इसमें ये स्टैंडर्डाइजेशन भी सर्टेन केसेस में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या फार्मूला है कि स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करने के लिए जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन या मीन मैक्स स्केलिंग टेक्निक यूज होती है, ताकि जो वेरिएबल है वो मीन 0 के अराउंड और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के अराउंड आ जाए। तो ओके। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग यहाँ से साइकिट लर्न की प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल से ही लेंगे। मैम मैम एक यस मिनट, सर जुल्फकार ने पहले भी हैंड रेज किया था तो वो शायद कुछ ऐड सर करना चाह सर रहे हैं। यस सर सर सॉरी ओके सो आई डिडंट साइट नहीं नोटिफिकेशन मैं नहीं आया मुझे। यस जी सॉरी, वो मैंने नहीं, मैंने पूछना ये कि आप यहाँ लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजिंग द डाटा, तो हम क्या डाटा को खुद नॉर्मलाइज करेंगे कि वो पहले से नॉर्मल होगा? नहीं, हम खुद कर रहे हैं। नहीं, जब जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं इस पे ये फंक्शंस। नहीं, इसमें ना हमने इसको ना स्टैंडर्डाइज किया ना, तो हाँ जी। स्टैंडर्डाइजेशन हम खुद करते हैं, लेकिन जो डाटा पहले होता है उसको नॉर्मलाइज भी हम खुद करते हैं कि वो पहले से ही नॉर्मल होता है। नहीं, नॉन नॉर्मल भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी नॉन नॉर्मल के वो, लेकिन हम फिर उसे नॉर्मलाइज करते हैं खुद। थैंक यू। Because yes, there are certain assumptions in the model, especially जितने भी scikit-learn के मॉडल्स हैं उसमें assumption है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम अप्लाई करेंगे, जैसे आपको तो पता ही होगा कि आप पैरामीट्रिक टेस्ट स्टार्स के भी होते हैं।
ठीक है, जिनकी assumption यही है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन ओनली वी अप्लाइड। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो उसके लिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग मॉडल्स में भी ये assumption है कि बेशक अप्लाई हम कर देंगे तो वैल्यू तो हमें दे देंगे, बट उससे क्या होगा कि हमने जो बेसिक उसकी जो एथिकली बी मतलब कि जो बेसिक उसकी रूल था कि उसके बगैर आपने अप्लाई नहीं करना था उससे, तो आपने वो उससे डेविएट किया। सो इट कैन गो रॉन्ग समटाइम्स। समटाइम्स ये आंसर सही भी दे सकता है, बट जो अगर की है कि आपने assumption से डेविएट किया है तो देन यू हैव अप्लाइड इट रॉन्ग। अगर आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देखा, ठीक है, तो क्योंकि साइकिल प्लान के बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो इसी assumption पे हैं कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यू हैव टू नॉर्मलाइज इट फर्स्ट। अच्छा ओके। मैम, यहाँ पे एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स मैंने ऐड करने हैं और बाकी मुझे सजेशन भी चाहिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे। सो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको शायद मतलब जो जिन्होंने पहले मशीन लर्निंग को इतना नहीं देखा होगा, सो उनको ये भी आइडिया नहीं हो रहा होगा कि हम क्यों यहाँ पे मतलब स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो उसका ये है कि मतलब उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा कि मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आप जब मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना चाह रहे होते हैं तब आप सॉरी इनकोडिंग करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अलग अलग देखने की बजाय हम उसका एक बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन अगर कर लें, मतलब उसकी नोटबुक देख लें, सो वो बेहतर ज़्यादा रहेगा। या फिर पहले हम सारी चीज़ों को एक एक करके देखें, उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल की तरफ जाएं। ये मुझे सजेशन चाहिए थी हमारे पार्टिसिपेंट से भी, अ, जो हमारे साथ हैं, कि वो इसको किस तरह प्रेफर प्रेफर करते हैं, हम उस तरह लेके उसको चल देंगे। तो उस पर भी आप अपना मतलब पार्टिसिपेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। और दूसरा ये कि मतलब जो जिन लोगों को नहीं थोड़ा आइडिया, वो जब ये मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे ना, आप एक दफ़ा स्टैंडर्डाइज करने के बगैर, नॉर्मलाइज करने के बगैर अपना मॉडल ट्रेन करके देखिएगा, और एक दफ़ा स्टैंडर्डाइज करके फिर देखिएगा, और दोनों की एक्यूरेसी चेक कीजिएगा कि एक्यूरेसी में कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैम ने पहले बात की है कि आपने मतलब हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, सो उसमें आप देखेंगे कि अगर आपने नॉर्मलाइज नहीं किया होगा, सो उसका एवेल्यूएशन मैट्रिक भी होते हैं, जैसे उसका मीन स्क्वेयर है, सो वो काफ़ी हाई आ रहा होगा। मतलब आप उसको खुद ही चेक करके मतलब हम देखेंगे भी यहाँ पे, जिनको थोड़ा सा आइडिया वो तो ठीक है। सो वो काफ़ी हाई आ रहा होगा, इसलिए मतलब ये हम करते हैं। और दूसरा ये कि आपने अगर अपना डेटा नॉर्मलाइज कर लिया है, सो आप उससे पहले भी अपनी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मतलब उसके प्लॉट करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, बजाय इसके कि मतलब आप खाली ये देखें कि नहीं यार अभी नॉर्मलाइज नहीं है। उससे पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें और नॉर्मलाइज करने के बाद देखें, आपको खुद ही पता रहेगा कि वाकई आपका डेटा नॉर्मलाइज हो रहा है। जो मैम ने बात किया कि बेल कर्व की शेप आ रही होगी, अगर वो पहले थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा उससे या खराब होगा, तो वो बाद में उसमें आपको खुद ही फर्क नजर आएगा। एक और जो मैंने बात करनी थी वो ये था कि अगर हम मशीन लर्निंग, मेरी तो सजेशन अगर पर्सनली कोई ना चाहे, बाकी जिस तरह बाकी सब कहेंगे वैसे कर लेंगे, अगर मैं अपनी सजेशन दूँ तो मैं यही कहूँगा कि मतलब हमने काफ़ी टाइम मतलब पहले जो टाइम हमने लगाया वो इम्पोर्टेंट था प्री प्रोसेसिंग और ईडीए की तरफ। सो अब बजाय इसके, मुझे नहीं पता कि हमें इसका कितना ज़्यादा ड्यूरेशन मिलता है उसका, तो मैं ये कहूँगा कि मशीन लर्निंग मॉडल की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पे हम साथ साथ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, और साथ मशीन लर्निंग मॉडल जो डिफरेंट है उनको साथ डिस्कस कर लेंगे। और उसके साथ मेरी एक जो बड़ी सजेशन है वो ये है कि हम मतलब और ये हमारे कोर्स करिकुलम में भी शामिल था कि हम केगल पे जो कंपटीशन होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करना साथ साथ स्टार्ट करें। बेसिक सही सही वहाँ पे डिफरेंट कंपटीशन होते रहते हैं, वहाँ पे मतलब पेड भी होते हैं जिनके प्राइजेस होते हैं, वैसे स्वैग वाले भी होते हैं जिनमें उनकी किट्स वगैरह डिफरेंट शामिल होती हैं, और वैसे नॉलेज के भी होते हैं। तो हम अगर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना सीख लें बेसिक, सो हमें ये फायदा होगा कि हम कंपटीशन में जाने के काबिल हो जाएंगे। वहां पे हम अपनी नोटबुक दे के, चाहे फिर वो उसकी एक्यूरेसी शुरू पे इतनी अच्छी ना नहीं आ रही होगी, डेफिनेटली नहीं आएगी, लेकिन हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब दूसरे लोगों की एक्यूरेसी किस तरह आ रही है। वहां पे जाके फिर अगर हम मतलब वहां पे जाते हैं तो हमें फिर ये भी, अगर गए होंगे तो दूसरों का कोड देखेंगे कि यार अगर मेरी एक्यूरेसी
इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो दूसरे ने कौन सी अप्रोच फॉलो की है कि उसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। सो ये मेरे दो तीन पॉइंट्स है यहाँ पे। अब बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, और मैम भी और सर जुल्फ़िकार बाकी सारे जो हैं वो बता दें। जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने सजेशन दी है, नो डाउट इट्स मतलब गुड स्ट्रेटजी कि हम डायरेक्ट जो है वो मॉडल ट्रेन पे जो है वो स्विच करें और हम उसको देखें, फिर हमारे पास जो टर्म्स आएंगे हम उसको जो है वो देख लेंगे। बट आई गेस ये स्ट्रेटजी ठीक है सर, कि लाइक हम जो टर्म्स आ रही है ना, इससे फेमिलियर होना सर ज़रूरी है। इसको हम नोटबुक से मतलब अभी देख रहे हैं। अभी चीज़ें थोड़ा लग रही हैं कि ओवरवेलम हो रही हैं, लाइक चीज़ें थोड़ा एम्बिगुअस हो रही हैं, बट लेटर ऑन जब हम मॉडल को सर ट्रेन करेंगे ना, फिर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जब हमारे पास नए नए टर्म्स आएंगी, फिर उनको जो है वो बैकवर्ड जाके सर वो उसके कॉन्सेप्ट लेना सर, वो एक जो है ना एक मतलब वो बंदा डिविएट हो जाता है थोड़ा। तो मेरे ख्याल से सर ये स्ट्रेटजी ठीक है जो अभी चल रही है, कि हम पहले नोटबुक पे सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो फिर हम जब मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर जो आप जो बता रहे हैं कि एक्यूरेसी और जो हमारे पास ट्रेनिंग की जो टर्म्स हैं वो सारी आती हैं, तो उसको सर हम बाद में वो बंदा देख सकता है। बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स कैन ऐड। ओके ओके, चले चले हम इस तरह देख लेते हैं। बाकी अगर कोई अपना ऐड करना चाहे तो वो भी कर लें, वरना हम फिर इस तरह पहले उसकी जो बेसिक टर्म्स एंड उसको पहले डिस्कस कर लेंगे और बाद में मॉडल की तरफ चले जाएं। Okay. So, जी, Sir Zulfikar, you have जी, unmuted yourself. मैं आई एग्री विद सर असद अली। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको ही फॉलो करेंगे। ओके, राइट। सो ओके, ठीक है। आज वैसे भी जस्ट मेरा पर्पस ये था कि जस्ट गेटिंग द फेमिलियरिटी विद द टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये ज़रा बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। सो इनका थोड़ा सा पता होगा तो हम वी विल बी बेटर एबल टू अप्लाई इट। हमें पता होगा चीज़ों का तो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि हम चलें, ठीक है, कल हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं और एक एक मॉडल पे लाइक देखेंगे कि किस तरह से कोई भी पकड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं ऐसे मॉडल्स जो कि इस पे रिलाई ज़्यादा करते हो। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन की अगर यहाँ पे मतलब अपनी बात को भी कंटिन्यू में रखूँ, तो स्टैंडर्डाइजेशन कौन से मॉडल्स पे, मशीन लर्निंग के कौन से मॉडल्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई होती है जहाँ पे लाइक, तो हमें यूज केस पता होगा तो फिर लेटर ऑन हम उस पे अप्लाई करेंगे ना उन मॉडल्स पे। सो कैन एनीवन ऐड कि कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिन पे हम जिनको यूज करते हुए हमें ये देखना जरूरी है कि वेदर जो डाटा वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, तो हमें उसे स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो कौन से मॉडल्स हो सकते हैं वो? ओके, सो हमने वैसे भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स के वो प्रॉपरली उस तरह से वो नेम्स नहीं पढ़े, लेकिन फॉर नाउ वी कैन टेक वन थिंग इन माइंड कि ऐसे मॉडल्स जो कि लीनियर डिस्टेंस मतलब जिनमें मैट्रिक यूज होता है लीनियर डिस्टेंस का, ठीक है, लीनियर स्पेस में ऑपरेट करते हैं, वो सारे मॉडल्स उन पे स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करना, डाटा को ट्रेनिंग मतलब स्टैंडर्डाइज डाटा ट्रेनिंग में देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे मॉडल्स जो कि लीनियर स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जस्ट लाइक इसमें नेम्स कुछ रख लें, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, के नियरेस्ट ने पढ़े, के मीन्स क्लस्टरिंग, इस तरह के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे आगे, जैसे सरजत ने भी कहा है, तो हम उसे मॉडल्स पे अप्लाई करके देखना है। तो डेफिनेटली हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरह से मॉडल्स पे अप्लाई होते हैं। तो लीनियर स्पेस वाले जो भी ऑपरेट करते हैं ना मॉडल्स, वो सारे स्टैंडर्डाइजेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी अगर आपने डाटा पहले से स्टैंडर्डाइज नहीं था तो आप बेशक पहले उस पर अप्लाई करके इनको देखें, और जब वो स्टैंडर्डाइज की है तो तब अप्लाई करके देखें, तो आप देखेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट एक्यूरेसी में इंक्रीज आया है ऐसे मॉडल्स पे। हो सकता है जो मॉडल्स लीनियर डिस्टेंस पे वर्क नहीं ना करते उनको स्टैंडर्डाइजेशन से कोई इतना फर्क ना पड़े, ठीक है, वो जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लगे कि आपने कर दिए, बिकॉज एक्यूरेसी भी इतना खास वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। लेकिन ऐसे मॉडल्स जो कि लीनियर डिस्टेंस मैट्रिक फॉलो करते हैं और ऑपरेट करते हैं लीनियर स्पेस में, तो जैसे लीनियर रिग्रेशन नाम से पता चल रहा है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन तब यूज होती है जहाँ पे डाटा सेट में वेरिएंस ज्यादा हो।
ठीक है। तो ये भी वेरिएंस का क्या मतलब है कि स्प्रेड ज्यादा है, ठीक है। इट्स आल्सो अगेन रेलेवेंट टू द डिस्टेंस मैट्रिक, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर जो वेरिएंस डाटा सेट का ज्यादा होगा, सो उससे क्या होगा कि बायसनेस आने के मॉडल में चांसेस हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एज वेल, जैसे मैंने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की दी थी एग्जांपल, कि उसमें दो फीचर्स हैं, एक नंबर ऑफ बेडरूम्स का, इन रूम्स का लगा लें, एक फर्ज करें कि मैं प्राइस की प्रिडिक्शन करवाना चाह रही हूँ, तो उसमें मैं अब फीचर्स जो दे रही हूँ प्रिडिक्ट करवाने के लिए, एक इसको मैं तीन कॉलम्स में करती हूँ इस तरह से कि एक कॉलम में रूम की नंबर ऑफ रूम्स हैं, एक कॉलम में पिछले साल की प्राइसेस थी, जो लास्ट सेल या पिछले साल या जो लास्ट टाइम सेल हुआ था वो हाउस, तो उसकी क्या प्राइस थी, और फिर उस बेस पे मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि अब फ्यूचर में अगर बिकता है ये हाउस तो उसकी क्या प्राइस होगी, ठीक है। लास्ट सेल प्राइस और नंबर ऑफ बेडरूम्स की बेस पे। तो इन अब ये दो फीचर्स अगर मैं मॉडल को ट्रेनिंग के लिए दे रही हूँ, एक लास्ट सेल प्राइस और एक बेडरूम, तो लास्ट सेल प्राइस भी ऑफ कोर्स इट कुड बी इन मिलियंस, ठीक है, और इवन मोर। तो नंबर ऑफ बेडरूम्स 1 से 10 या ज़्यादा ज़्यादा 12 तक चल जाएंगे, 20 तक चल जाएंगे। सो उससे क्या होगा कि अब डिफरेंस आया, ठीक है, स्केल्स में, तो वेरिएंस बढ़ गया, ठीक है, डाटा सेट में। तो इन दैट केस वी विल यूज स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स टू मेक इट कंपेटेबल, ठीक है। तो फिर ही हम उसके बाद उसे मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देंगे। ओके, और यस, जो सर ने कैगल की बात की थी, सो दैट्स आल्सो फाइन कि हमने, यस, हमने उसमें प्रैक्टिस के लिए कैगल पे जाना भी, आई गेस इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो लेट मी जस्ट शेयर दिस स्क्रीन एज वेल कि कैगल पे कंपटीशंस, अगर आप, वैसे किसी ने कैगल पे अभी अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो मेक श्योर यू हैव वन, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट इट विद सम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एज वेल। तो एक जो एक एम्बिगिटी थी अक्सर पार्टिसिपेंट्स की पिछले सेशन में भी, कि कैगल पे प्रोफाइल बना के उस पे अपने बनाना ही आउटडेटेड हो गया। अब इतना वो आपकी प्रोफाइल में काउंट नहीं करता, बट स्टिल इट्स वर्थी इनफ कि आप यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल अचीव करें, मास्टर, ग्रैंड मास्टर लेवल अचीव करें, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टास्क टू डू इट। तो अगर आप ये करते हैं और आपकी प्रोफाइल में कैगल पे बनी हुई है, तो कंपनीज कैन एक्चुअली डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यू फॉर हायरिंग, फॉर एन इंटरव्यू। सो दीज आर सर्टेन साइट्स कि इसमें ऐसे ही नहीं लोग पार्टिसिपेट कर रहे। तो जब आप होम पे आएंगे तो ये कंपटीशंस का सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्टिव कंपटीशंस। ये वो कंपटीशंस हैं जो कि रियल टाइम में, लाइक आप इसमें जो एक डाटा है एक्चुअल, दैट्स ग्रेट इफ यू हैव अकाउंट, सो मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो ओके, सो इसमें अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये स्किन कैंसर डिटेक्शन का डाटा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी एक रियल टाइम डाटा है जिससे प्रिडिक्शंस, ये इसमें 3 डायमेंशनल बॉडी फोटोग्राफ्स हैं, और हमने उसमें से कैंसर को आइडेंटिफाई करवाना है, मॉडल्स को ट्रेन करवाना है। अब यहाँ पे देखें तो उसने सारा डिस्क्रिप्शन भी दी होगी कि क्या है इसमें, जो जो कि चाहिए आपको, सारी ये नॉलेज चाहिए होगी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए। अगेन, प्राइस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कोड की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है। डाटा आपको गिवन है, यू कैन आइदर यूज इट डायरेक्टली इन देयर नोटबुक, ठीक है। आप यहाँ पे नोटबुक भी डायरेक्टली बनवा सकते हैं, या फिर यहाँ से अपने लोकल में करने के लिए तो यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन होती है नीचे, सो यू कैन डाउनलोड इट। इसमें ट्रेनिंग, टेस्टिंग और इस तरह से, और इवन सैम्पल सबमिशन क्या होगी वो भी बताई हुई है इसमें, ठीक। सो इसमें तकरीबन 101 कॉलम्स हैं, ये इतनी फाइल्स हैं जो भी इसमें गिवन है, ठीक है। ये डाउनलोड डाटा की ऑप्शन है, मेटा डाटा भी गिवन है। अब यहाँ पे आप कोड के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ जैसे सर ने बताया था कि हमें दूसरों के कोड से देख के भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है, डेफिनेटली मिलती है इसमें। अब यहाँ पे अभी आई थिंक एक्टिव कंपटीशन है, अभी 1 मंथ पहले ये शुरू हुआ है, तो इसकी सर्टेन डेडलाइन है और अभी एक्टिव ही है। सो इसमें अभी फिलहाल के लिए कम नोटबुक्स आई होगी, बट स्टिल देयर आर सर्टेन वी कैन सी के जिसमें ज़्यादा अपवर्ड्स हो। यहाँ पे एक अपवर्ड्स का सिस्टम है, जैसे फेसबुक वगैरह पर लाइक का होता है, तो किसी इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा काम होगा जिसको ज़्यादा लोगों ने वोट किया। तो वहाँ पे आप जाके उसकी नोटबुक देख सकते हैं कि उसने कैसे ये इस चीज़ को लेके गया हुआ है। यूजली डेडलाइन से पहले लोग अपना काम यहाँ पे अपलोड नहीं करते, सो ऑफ कोर्स इट्स वैलिड। तो
उसमें आपके यहाँ पे कम नज़र आ रहा होंगे इसलिए कोड वगैरह, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हमें यहाँ से काफ़ी पता चल जाता है कि किस तरह से लोग लेके चल रहे हैं, किस तरह से इंसाइट्स निकल किस हिसाब की निकली है, तो हमें इससे भी लर्निंग मिलती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हम मे बी हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम इसमें कोई अभी फ़िलहाल स्टार्ट के लिए जैसे एक्टिव कंपटीशंस तो काफ़ी लाइक टफ होंगे, सो हम यहाँ पे कोई लर्निंग वाले ले लेते हैं, या यहाँ पे जो आई थिंक स्वैग वाले होते हैं, वी कैन यूज दैट फॉर लर्निंग। ठीक है, जैसे टाइटैनिक एक बिल्कुल बिल्कुल ओपन मतलब जो बिल्कुल एक बिगिनर टॉय डाटा सेट्स जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो यूज हुए हुए नॉलेज के लिए। ठीक है, इससे भी आपको सर्टेन पॉइंट्स मिल जाते हैं या स्वैग के लिए। तो हम इस तरह के कुछ अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वगैरह ये सारे नॉलेज वाले हैं, तो ये एक्टिव कॉम्पिटिशन्स हैं। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड भी इवन के आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं इफ़ यू आर इनटू दैट। तो लोग यही वाले डाटा सेट्स पे काम करके पब्लिकेशन भी करवा लेते हैं अपनी। सो दैट्स ऑल अप टू अस, लाइक हम किस तरह से लेके चलते हैं इस डाटा को। मैम ये स्वैग स्वैग क्या है? व्हाट इज स्वैग? ओके, सो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी लर्निंग के लिए, लाइक इट्स नॉट कि आप किसी एक्टिव मतलब ऐसे कोई उसमें जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें लाइक आपको कोई प्राइज मनी मिलेगी या किसी कंपनी ने ऑर्गेनाइज कराया, बट इट्स लाइक कि क्या ने आपकी लर्निंग के लिए इसे होस्ट करवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सो इसमें इट्स ये लाइक होता है कि मतलब वो स्वैग वाले में जो ना वो क्या नाम है, डिफरेंट किट्स होती हैं केक की, या फिर जो उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं वैसे वो इस तरह के प्राइस होते हैं, मतलब कोई मनी। बाकी तो आपने देखे हैं वो $50,000 या डिफरेंट उसकी प्राइज मनी है, लेकिन स्वैग में ये होता है कि डिफरेंट किट्स होती हैं आपके लिए बस, तो बाकी तो सेम ही। हाँ, मतलब ये मर्चेंडीज जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस वाले को मर्चेंडीज मिल जाएंगी। सो ये एक है, और एक लर्निंग के लिए अलग से कैटेगरी है, तो उसमें आपको आई गेस सर्टेन पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल में जो भी आप कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल में ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी वो बन रही होगी प्रोफाइल की, बिगिनर है, एक्सपर्ट है, लेटर ऑन उस पर रैंकिंग आ जाती है, मास्टर की, ग्रैंड मास्टर की। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन हियर। तो यस, हम कंपटीशंस देख सकते हैं, इसके अलावा डायरेक्टली डाटा सेट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर हमें कंपटीशंस में नहीं जाना तो यहाँ पे कोई ऑलरेडी इतने सारे डाटा सेट्स हैं कि हम इन डाटा सेट्स में से भी किसी को पकड़ के उस पर काम करके अपना मतलब अगर मुझे कंपटीशंस में नहीं टॉपिक अभी देखना तो यहाँ पे इतने सारे डाटा सेट्स में से मैं कोई भी देख सकती हूँ। मल्टीपल कैटेगरीज हैं इसमें, तो उस कैटेगरी के ऊपर मैं जितनी अपनी लर्निंग है मेरी वो मैं अप्लाई कर लूँ और उसी से देखूँ। जैसे अब स्मार्टफोन डाटा एनालिसिस यूजिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लोगों ने भी इस तरह ही किया होता है कि यहाँ पे जो भी कोड है जो भी डाटा सेट है, यहाँ पे न्यू नोटबुक की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, मैं इस पे जब क्लिक करूंगी तो क्या जैसे गूगल कोलैब वगैरह खुलते हैं उसी तरह से कैगल की भी अपना एक नोटबुक एडिटर है, और ये भी कुछ टीपीयूज या जीपीयू वगैरह की आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं फ्री में। यस, ये भी सर्च का अच्छा पॉइंट है कि हम इसमें डाटा सेट्स भी अपलोड कर सकते हैं। सो इसमें ना कैटेगरीज हैं रैंकिंग की काफ़ी। तो अब जैसे मैंने वहाँ पे डाटा सेट पे क्लिक किया था तो इसमें ना जो डाटा सेट मैंने क्लिक करके मतलब जिस डाटा सेट पे मैंने न्यू नोटबुक बनाई थी तो ऑटोमेटिकली वही डाटा सेट उस नोटबुक में ऑलरेडी अपलोडेड है स्मार्टफोन डाटा एनालिसिस का। ठीक है, तो मैं इसमें अपना डाटा सेट भी ऐड करवा सकती हूँ, अपलोड करवा सकती हूँ। सो इस पे काम करना भी इट्स लाइक सिमिलर, somehow similar to Google Colab or other notebooks. A little bit of difference is there, but वो आप जैसे यूज करना स्टार्ट करेंगे it's easier to use it here as well। और sometimes लोगों को डीप लर्निंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स में लाइक कुछ यहाँ पे क्योंकि हमें वो उस हाई लेवल पे टीपीयू वगैरह मिल जाते हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बट ये वर्केबल है यहाँ पे। ओके, सो एक जो पॉइंट था डाटा सेट्स का, यस, हम जैसे यहाँ पे लोगों ने अपने डाटा सेट्स दिए हुए हैं और उस पे आपको मल्टीपल अब जितने जो फेमस डाटा सेट्स होंगे भी तो न्यू वाला है, तो लोगों ने अपना इस पे काम करके कोड भी दिया हुआ है, तो हम अपना भी इसमें जब अपनी न्यू न्यू नोटबुक पे काम करेंगे उसको पब्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा।
और हम अपना डाटा सेट भी जनरेट करवा सकते हैं। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जो पुराने डाटा सेट्स पड़े होते हैं जो कि रॉ फॉर्म में होते हैं उनको क्लीन करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं। जैसे हम सारे जो क्लीनिंग के डाटा क्लीनिंग के स्टेप्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन है, डाटा मिसिंग डाटा वैल्यूज को हैंडल किया हो, ठीक है, आउटलायर्स निकाले हों, और वो सारे प्रॉपर फीचर इंजीनियरिंग करके प्रॉपर क्लीन डाटा देके वो भी एक न्यू डाटा सेट के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो दैट्स आल्सो केस। कुछ लोग खुद से डाटा सेट क्रिएट करते हैं, हो सकता है उनकी अपने एक्सपेरिमेंट का, या हो सकता है जैसे डीप लर्निंग के केस में हमें फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं इमेजेस वगैरह के लिए, ठीक है, तो वो इमेजेस का डाटा खुद कलेक्ट करते हैं, इमेजेस कैप्चर करते हैं और वो डाटा यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो मोर एंड मोर पीपल यूज दैट डाटा सेट, तो आपकी उतनी रैंकिंग इंक्रीज होती है कि आपने प्रोडक्टिव कोई काम दिया है, आपका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिव था। सो राइट नाउ मैंने काफ़ी अर्सा हो गया, बिकॉज आई एम नॉट एट द कैगल, आई एम नॉट एक्टिव आफ्टर लाइक फ्यू इयर्स बैक आई जस्ट ज्वाइंड इट, और उस टाइम पे मैं एक्टिव थी बट अभी नहीं हूँ। तो इसमें मेरे कुछ इस तरह से अचीवमेंट्स आ रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें मजीद मतलब किसी भी जैसे ही डाटा सेट कंट्रीब्यूटर आ रहा है, तो डाटा सेट्स में मजीद अगर मैं कोई ऐसे मतलब कोई ऐसे करती हूँ कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूटर से वो एक्सपर्ट या फिर उसके बाद लेटर ऑन जो इसमें मास्टर या ग्रैंड मास्टर का रैंक आ सकता है, डिस्कशन कंट्रीब्यूटर, नेटवर्क कंट्रीब्यूटर। सो इसमें मल्टीपल उसने कैटेगरीज बनाई हुई है जिसमें वो आपको रैंक कर रहा होता है। तो जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे होंगे उस हिसाब से उस कैटेगरी में आपको दिखा रहा होगा कि इसमें एक्सेल कर रहे हैं, राइट। और इसमें अगेन एक लर्न का फीचर भी है, जिसमें इसमें जैसे इंट्रो टू मशीन लर्निंग है। सो दोज गाइस व्हिच आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मशीन लर्निंग बाय रीडिंग, ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छा है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आई जस्ट स्टार्टेड अ बिट फ्यू अ लॉन्ग टाइम अगो, बट अब यहाँ पे मतलब इसमें बेसिक डाटा एक्सप्लोरेशन, मशीन लर्निंग का फर्स्ट मॉडल क्या है, वैलिडेशन क्या होती है, और फिटिंग अंडर फिटिंग और रैंडम फॉरेस्ट और मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स। तो जो बेसिक नॉलेज है मशीन की इंट्रोडक्टरी वो इसमें बताई हुई है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, सो यू गाइस कैन ज्वाइन इट हियर। तो इंटरमीडिएट मशीन लर्निंग भी है, फीचर इंजीनियरिंग का एक अलग से कोर्स है जिसमें उसने अप्लाई भी करके बताया हुआ है यहाँ पे। सो इसमें भी, इसमें साथ साथ नोटबुक्स भी इसी के ऊपर ही है, और इसमें रीडिंग मटेरियल है, इसमें वो आपको वीडियो टाइप ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। सो आई थिंक नाउ दिस इज अ गुड डिस्कशन और इंट्रोडक्शन अबाउट कैगल इस जो डिसेंट जैसे हगिंग फेस वगैरह पे आपको मॉडल्स मिलते हैं, ठीक है, रिसेंट जो एलएलएम्स के मॉडल्स हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जैसे लामा 3 एक गैमा का है, ठीक है, इसी तरह से दूसरे मॉडल्स जो कम्युनिटी के मॉडल्स किसी ने अगर इस पे काम किया हुआ है, ठीक है, इमेज ऑगमेंटेशन वगैरह के मॉडल, वो आप यहाँ पे खुद से फाइंड आउट भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। और इस पे लर्निंग गाइड्स भी आपको मिल जाएंगे कि इन रिस्पेक्टिव मॉडल्स का यूज़ कैसे करना है क्या पे। सो यहाँ पे भी अगेन वही काम है कि आपने मॉडल पे क्लिक करके अपनी उस पे नोटबुक बना के डायरेक्टली उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं आप कैगल के ऊपर। Okay, so I think that's all for it, Kega. So yes, sure, we can start directly by doing certain active project in here. So उसमें ये होगा कि आप सब participants भी उसमें मतलब हमको एक आधा select कर लेते हैं, ठीक है, तो आप सब पार्टिसिपेंट्स भी अभी तो नहीं, मैं कहूँगी लाइक एक दो दिन ठहर के, लाइक जब हम इसमें मॉडल्स को देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और मशीन लर्निंग में कैसे अप्लाई होते हैं, तो कल आई गेस हमें मशीन लर्निंग के जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो फिर डिस्कस कर लेना चाहिए सारे, कि कौन से हैं और कैसे वो पाइथन में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर टाइटैनिक का ले लेते हैं और उस पर सारे वर्क करके नए उस पर अप्लाई करके हैं जितना अभी तक सीखा है। और फिर उससे ये होगा कि आप लोग यहाँ पे जब जाएंगे तो इसमें जो दूसरे कोर्स हैं वो देख के भी आपको पता चलेगा कि लोगों ने किस हद तक अप्लाई किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे रिग्रेशन मॉडल ही सिर्फ अप्लाई किया, आईडीए किया, कुछ ने टेंसरफ्लो लगा दिया, कुछ ने फीचर इंजीनियरिंग पे सिर्फ फोकस किया उस डाटा सेट की। तो ये दैट्स द केस हियर, ओके। और कुछ लोगों ने इसमें बहुत सारा एक्यूरेसी को बहुत हाईलाइट किया होगा, जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी उसने कुछ 95 अचीव की है, तो उसने कौन सा मॉडल को लगा के एक्यूरेसी 95 अचीव किया, वी कैन सी इट हियर, ठीक है, कि उसने यहाँ पे एसवीसी से काम किया,
तो ये यूज़ करके उसने अचीव किया। ओके, वी विल सी कि कौन से मॉडल्स हैं। अच्छा, इनकोडिंग का हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे उसने लेबल इनकोडिंग, स्टैंडर्ड स्केलर अभी हमने देखा है। ठीक है, तो उसने स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई की हुई है इसमें। सो ये सर्टेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं, और कुछ हम जब दूसरों को काम देखेंगे तो तब हम सीखेंगे कि कैसे अप्लाई हुई हैं, और कुछ हम खुद अप्लाई, जब जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको अप्लाई करके भी। तो इस तरह से मल्टीपल डिफरेंट वे से कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन वन सर्टेन सोर्स के। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, सो इट डजंट मीन कि मैं इसमें सिर्फ ये करना चाह रही हूँ कि सिंपली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बस बताना है। सो आई वांट अ मिक्स ऑफ इट ऑल, तभी वो रीएनफोर्समेंट होगी। वरना एक साइड से अगर यहाँ पे खाली नोटबुक्स पढ़े, ऑफ कोर्स देयर इज नो यूज ऑफ इट, कि अगर हम खाली यहाँ से सिर्फ देख रहे हैं। और यहाँ अगर हम खाली कंपटीशंस पे फोकस ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी बेसिक्स बिल्कुल नहीं बनी होंगी, और हम वो हाँ उसमें बिगनर्स जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको समझ ही नहीं आएगी कि सब कुछ चल ही क्या रहा है। नोटबुक समझने के लिए भी देयर शुड बी अ सर्टेन बिगिनिंग पॉइंट, कि जहाँ से आपको नॉलेज हो और फिर आप उसे अपलिफ्ट कर रहे हो। वरना यू माइट गेस लाइक देयर आर चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, के विदाउट इंट्रैक्शन आप जा रहे हैं। यस। ओके। यप। चलें, अब इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की एक टेक्निक थी, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मीन मैक्स स्केलिंग है, तो इसी तरह से जी स्कोर भी अप्लाई होता है। तो उसने यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई किया हुआ है? ठीक है, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब टीएफ को ही उसमें माइनस किया मीन से, और उसको डिवाइड किया उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसी तरह से जो मीन मैक्स स्केलिंग है उसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला ये है कि आप उसको मीन मैक्स स्केलिंग में अपने मतलब माइनस करो डाटा फ्रेम को अपनी मिनिमम वैल्यू से, और डिवाइड करो मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। तो ये मीन मैक्स स्केलिंग यहाँ पे अप्लाई हुई है। ठीक है, पूरे डाटा फ्रेम के ऊपर। सही, तो ये उसने बेसिकली मीन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन मैनुअली करके दिखाई है, यानी ये जो लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट नहीं की। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे, बेसिकली ये फार्मूला ये यूज हो रहा होता है पीछे, कि उसे मीन से माइनस किया, डाटा फ्रेम को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन से, सो वी आर नॉर्मलाइजिंग इट। जी स्कोर नॉर्मलाइजर है, और अगर मैंने उसको मीन मैक्स स्केलिंग करनी है, तो उसका मतलब ये है कि मैंने उसे डाटा फ्रेम को माइनस किया मिनिमम से और डिवाइड किया है मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। सो ये मीन मैक्स स्केलिंग अप्लाई हो गई है। ओके, सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूज़ केस सिनेरियो में कि मिन मैक्स स्केलिंग से ओवर फिटिंग के चांसेस हैं। अब ओवर फिटिंग क्या है और अंडर फिटिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है सबको? जी मैम, अ, ओवरफिटिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा डेटा दे दें मॉडल को, और वो सीन डेटा हो, तो मॉडल जो है ना उसको मतलब ओवर लर्न कर लेता है। लाइक मतलब जब तक हम उसे अनसीन डेटा ना दें, तो वो चीज़ों को जो है वो ओवर लर्न कर लेता है। तो दैट्स ओवर फिटिंग। और अंडर फिटिंग ये है कि जब हम उसे ज़्यादा जो है वो सीन डेटा प्रोवाइड ना करें। ओके, सो इसमें एक जनरल सी बात है, फिटिंग का मतलब है ट्रेनिंग, राइट? क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉडल लर्न कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर मॉडल ने रट्टा मार लिया एज इट इज़ वैल्यूज का, और उसे जनरल पैटर्न नहीं किया, मकसद ये है कि वो जनरलाइज करे, एक जनरल पैटर्न देखे। ठीक है, उसको लर्न करे जनरल पैटर्न को, ताकि जो भी अननोन भी बाद में वैल्यू आए तो उसको सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सके। ओवरफिटिंग में मॉडल ट्रेनिंग में तो बड़ा अच्छा काम करता है, बिकॉज उसने रटा मारा होता है सीन डाटा को ही, वो बड़ा अच्छे तरीके से बता देता है कि इसकी वैल्यू अगर यही है एक्स की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू ये है। लेकिन जब अननोन एक्स की वैल्यूज आती हैं, यानी फीचर्स अननोन आते हैं, तो वाई की वैल्यू से प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वही बात करती नंबर ऑफ रूम्स, और लास्ट सेल प्राइस कितनी है, ठीक है, उस बेस पे मैं अब करंट जो प्राइस है प्रिडिक्ट करना चाह रही हूँ उसकी। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ रूम्स अगर ये इतने हैं, ठीक है, और लास्ट सेल प्राइस अगर इतनी थी, तो उसकी प्राइस इतनी थी। ठीक है, ये मैंने उसको ट्रेनिंग डाटा तो दे दिया, लेकिन जब मैंने टेस्ट डाटा में उसको अब कहा कि अच्छा अब नंबर ऑफ रूम्स अगर इतने और लास्ट सेल प्राइस इतनी हो तो प्राइस क्या होगी, टेस्टिंग में ही होता है ना, हम एक टारगेट वेरिएबल फिर उसको वैल्यू नहीं देते, उससे पूछते हैं कि अब बताओ अनसीन वैल्यू आई है, तो अब बताओ कि इसमें क्या वैल्यू होगी। तो ट्रेनिंग डाटा की अगर मैं एक्यूरेसी निकालूंगी तो वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसमें उसने पहले से रटा मारा हुआ है एक्स की बेस पे वाई की वैल्यू ये है। लेकिन जब उसे अननोन वैल्यू आती है टेस्टिंग डाटा में, तो वो उस पे बहुत ही अंडर परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसने हर वैल्यू को हर पैट जनरलाइज करने की बजाय पैटर्न को उसने
एक एक वैल्यू का डाटा के साथ हमारा, जैसे अगर ये लीनियर रिग्रेशन का ही केस देखो तो उसने हर पैटर्न कुछ इस तरह से कर दिया होगा, मतलब हर डाटा को ही पकड़ के उसने लर्न करने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो ये ओवर फिटिंग है। अब अंडर फिटिंग क्या है कि उसमें उसने सही तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं हुई उसकी, यानी उसने हो सकता है कि वो इस तरह से कोई एक ऐसी लाइन पास करवा ली है डाटा ने, मतलब एक ट्रेंड देखने के लिए कि क्या ट्रेंड हो सकता है उसमें, डाटा पॉइंट्स मिनिमम मतलब कि सिर्फ एक या दो डाटा पॉइंट्स यानी आए हैं, यानी मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स उससे बाहर ही हैं, तो उसने एक बेस्ट फिट लाइन यानी यहाँ पे ड्रॉ नहीं की। ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता था? बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता था कि अगर मेरे पास यूं जा रही हैं तो वो देखे कि बेस्ट फिट लाइन उसने देखनी थी कि जहाँ पे मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स आ सकें और जो दूसरे भी डाटा पॉइंट्स का डिस्टेंस इससे कम से कम हो, ऐसी लाइन वो चूज करता है, यानी ऐसा पैटर्न वो देखता है जो जनरलाइज फिट हो सके सारे डाटा पॉइंट्स को प्रिडिक्ट करवाने के लिए, लर्न करने के लिए, सारे डाटा पॉइंट्स के लिए। तो ये बेस्ट फिट लाइन होनी थी। अदरवाइज अंडर फिटिंग में ये है कि उसने ट्रेनिंग अच्छी नहीं की, ओवर फिटिंग में ये है कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी की है लेकिन प्रिडिक्शन अच्छी नहीं की। तो इज इट क्लियर? अंडर फिटिंग का बता रहे हैं जरा कर। ओके, सो अंडर अंडर फिटिंग में ये है कि उसने सारे डाटा पॉइंट्स को सही तरीके से लर्न ही नहीं किया, उसने बिल्कुल ही कोशिश नहीं की ट्रेनिंग में, ज़्यादा चीज़ें पैटर्न को बिल्कुल ही नहीं लर्न किया। जैसे यहाँ पे लाइन है तो बेस्ट फिट लाइन उसने ड्रा की है, उसने ये नहीं कोशिश की कि वो बेस्ट फिट ऐसी हो कि जिसमें मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स कवर होते हैं या डिस्टेंस कम से कम होता हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब कि इसमें सिर्फ इसने एक डाटा पॉइंट यहाँ पे था और उसने वहाँ पे लाइन ड्रा कर दी है, या मैं फर्क करूँ यहाँ से लाइन गुजार दूँ या फिर कुछ ऐसी लाइंस गुजार दूँ। ठीक है, तो अब उसमें कोई भी डाटा पॉइंट बीच में आ रहा है, कवर्ड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी उसने वो पैटर्न उसका, मतलब ये लीनियर रिग्रेशन का अगर केस है तो उसने उसमें बेस्ट फिट लाइन जो ड्रॉ की है वो बिल्कुल उसमें कोई डाटा पॉइंट्स कवर नहीं हुए हुए, यानी उसने ट्रेनिंग सही नहीं की, उसमें से बिल्कुल ही पैटर्न ही है, जनरलाइज करा तो दूर की बात है, पैटर्न उसने सही देखा ही नहीं है, इसमें ट्रेनिंग की ही नहीं है, लर्न ही नहीं किया कि क्या ये पैटर्न हो इसलिए सकता है। डाटा कि हम डाटा कम देते हैं मॉडल को, इसलिए अंडर फिट करता है वो, ये मतलब मॉडल क्यों करता है अंडर फिट? ओके, यस, देयर कैन बी मैनी रीजंस। तो इसमें से एक, हाँ, ट्रेनिंग डाटा कम होना भी हो सकती है कि उससे वजह से अंडर फिटिंग हुई है। तो इस यहाँ से हम आई थिंक इसको रखते हैं कल के लिए कि बल्कि इनफैक्ट आई गेस अगर हम ये सब अपने एंड पे देख कर रहे हैं सब लोग कि अंडर फिटिंग क्यों करता है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वन मिनट। सो हाउ, व्हाई, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू अंडर फिटिंग? सो यहीं से हम लोग फिर कल स्टार्ट लेते हैं। सो बाकी पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? यस मैम, प्लीज। ऑलराइट देन, कल फिर हम लोग मॉडल्स देखते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के मॉडल्स से हम स्टार्ट लेंगे। एंड आई प्रेफर कि पहले थोड़ी सी उसकी थ्योरी भी देख ली जाए कि वर्किंग कैसे होती है, एंड देन वी विल अप्लाई, और साथ ही फिर हम उसकी नोटबुक पे लाइक कोई ना कोई यहाँ से क्या करके डाटा सेट पे ही अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से कर लेते हैं साथ साथ। ऑलराइट, वी विल कॉल इट अ डे देन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और मेक श्योर कि जिन्होंने फॉर्म नहीं सबमिट करवाया मंकी टाइप पे वो आज अपना देखें और इस फॉर्म को सबमिट करवाएं। फॉर्म का लिंक मैम अगर आप दोबारा शेयर कर दें। ओके, सो मंकी टाइप से ही बाद में लाजमी आप कीजिएगा। ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़।